नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, आखिर कैसे अस्तित्व में आया? इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसने एक साधारण परिवार को संपूर्ण भारत का सम्राट बना दिया? कैसे एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंद वंश जैसी शक्तिशाली सत्ता को उखाड़ फेंका? मौर्य वंश भारतीय उपमहाद्वीप का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना लगभग ईसा पूर्व 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक फैली थीं। इस वंश ने न केवल भारतीय इतिहास को नई दिशा दी, बल्कि प्रशासन, कूटनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य संगठन में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। इस वंश के 3 प्रमुख शासक थे: चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, बिंदुसार उनके पुत्र, सम्राट अशोक इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक। लेकिन प्रश्न यह उठता है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर शुरू कैसे हुआ? आइए इसके पीछे छिपे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारणों को विस्तार से समझते हैं। मौर्य वंश के उदय के समय भारत में नंद वंश का शासन था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद बहुत ही क्रूर, घमंडी और प्रजा विरोधी था। वह अपने धन के कारण अहंकारी बन चुका था और जनता पर अत्यधिक कर लगाता था। उसका प्रशासन भ्रष्ट था और समाज में असंतोष फैलने लगा था। उसी समय सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया, ईसा पूर्व 326। यद्यपि वह मगध तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके आक्रमण ने भारतीय राजनीतिक एकता की आवश्यकता को उजागर किया। जनमानस नंदों से त्रस्त हो चुका था और एक नई व्यवस्था चाहता था। यही असंतोष आगे चलकर एक क्रांति की नींव बना, जिसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नेतृत्व दिया। इन सभी राजनीतिक परिस्थितियों ने मौर्य वंश के उदय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। मौर्य वंश के उदय में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय समाज में कई प्रकार की विषमताएं व्याप्त थीं। समाज में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। शूद्र और निम्न जातियों को शिक्षा और अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक निम्न जाति, शूद्र या मौर्य कुल से माने जाते हैं। प्रशासन और ज्ञान के सारे अधिकार ब्राह्मणों तक सीमित थे। आमजन के पास कोई अधिकार नहीं था, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ रहा था। चाणक्य एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें नंदों ने अपमानित किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे धनानंद को सत्ता से हटाकर एक योग्य शासक को गद्दी पर बैठाएंगे। इस सामाजिक विद्रोह और बराबरी की भावना ने मौर्य वंश को जन्म देने में गहरा योगदान दिया। नंद शासक प्रजा से जबरदस्त कर वसूलते थे। जनता आर्थिक रूप से पीड़ित और शोषित थी। मगध साम्राज्य व्यापार में समृद्ध था, लेकिन धन का वितरण समान नहीं था। गरीब और किसान वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। कृषि मजदूरों पर अत्यधिक दबाव था। सिंचाई, भूमि सुधार आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन आर्थिक संकटों ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जहां जनता एक नए शासन की ओर देखने लगी, जो न्यायप्रिय हो। उस समय भारत में बौद्ध और जैन दर्शन तेजी से फैल रहे थे। ये दर्शन समानता, अहिंसा और करुणा पर आधारित थे। इन्होंने समाज को सोचने पर मजबूर किया कि क्या राजा का काम केवल कर वसूलना है। चाणक्य का मानना था कि राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना और न्याय देना। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में शासन के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। समाज एक ऐसे राजा की मांग कर रहा था जो धर्म, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर शासन करे। इन्हीं विचारधाराओं के प्रभाव से एक नए शासन की कल्पना साकार हुई, जिसे मौर्य वंश ने साकार किया। एक साधारण परिवार से आए चंद्रगुप्त में साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता थी। चाणक्य ने उन्हें प्रशिक्षण दिया और योग्य बनाया। महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और शिक्षक, तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान, उन्होंने चंद्रगुप्त को नंदों के विरुद्ध संगठित किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने धनानंद को हराया। ईसा पूर्व 322 में चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश ने भारत को राजनैतिक एकता दी, प्रशासनिक प्रणाली विकसित की गई, राज्यों, जिलों, ग्रामों तक सत्ता का विस्तार हुआ।
सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाया। पहली बार एक भारतीय सम्राट ने युद्ध की जगह धर्म और करुणा को अपनाया। मौर्य वंश का जन्म कोई संयोग नहीं था, यह समय की मांग थी। जब एक भ्रष्ट शासन, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण अपने चरम पर था, तब समाज ने बदलाव की पुकार की। इस पुकार को सुनने वाले थे चाणक्य और उसे क्रांति में बदलने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना एक आशा, न्याय और संगठन की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि यदि नेतृत्व सही हो, विचार स्पष्ट हो और उद्देश्य जन कल्याण हो, तो कोई भी क्रांति असंभव नहीं। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।